Welcome to this class of Discrete Mathematics for BSc third year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, उदयपुर। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स। कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स या समुच्चयों की गणनीयता हम डिस्कस करें उससे पहले हम सेट्स को डिफाइन करेंगे और सेट्स का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं सेट। जैसा कि आप पढ़ते आ रहे हैं, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। और सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरह के रिप्रेजेंटेशंस हम यूज़ करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन का पहला मेथड है टैब्यूलर और रोस्टर मेथड। इसमें सारे जो सेट के एलिमेंट्स हैं उनकी लिस्टिंग की जाती है। और दूसरा होता है सेट बिल्डर मेथड या रूल मेथड। इसमें रूल दिया जाता है जिसके तहत सेट के एलिमेंट्स लिखे जा सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखिए, ये सेट ए है, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। अब 4 एलिमेंट्स 1 2 3 4 इनकी लिस्टिंग कर दी जाए तो ये टैब्यूलर या रोस्टर मेथड से आपने सेट को रिप्रेजेंट किया। और इसी सेट को आप रूल मेथड से भी या सेट बिल्डर मेथड जिसे हम कह रहे हैं उससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ किया हुआ है। दिस इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स x सच दैट x बिलोंग्स टू n आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 4। मतलब वो सारे नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन और इक्वल टू 4 वो इस सेट में बिलोंग करेंगे। तो अगर आप इस रूल से एलिमेंट्स लिखते हैं तो भी आपको यही वाला सेट मिल जाएगा। नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं इक्विपोलेंट या इक्विवेलेंट सेट्स की। तो दो सेट्स इक्विवेलेंट या इक्विपोलेंट कहलाते हैं अगर उनके बीच में एक 1:1 ऑनटू मैप एग्जिस्ट करे। मतलब अगर दोनों के बीच में एक एकाकी आच्छादक फलन विद्यमान है तो ये सेट्स कहलाएंगे इक्विपोलेंट या इक्विवेलेंट। इनको इस सिंबल A इज इक्विवेलेंट टू B से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड A विल बी इक्विवेलेंट टू और इक्विपोलेंट टू B इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट्स अ बाइजेक्शन, मतलब 1:1 ऑनटू फंक्शन f फ्रॉम A टू B। तो दो सेट्स के बीच में अगर 1:1 ऑनटू मैप या एकाकी आच्छादक फलन विद्यमान है तो वो दोनों सेट्स इक्विवेलेंट कहलाएंगे। अब हम एक थ्योरम प्रूव करेंगे। थ्योरम है द रिलेशन ऑफ इक्विपोलेंसी इन अ फैमिली ऑफ सेट्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। जो अभी हमने रिलेशन डिफाइन किया था इक्विपोलेंसी या इक्विवेलेंस ऑफ सेट्स का, उस रिलेशन को अगर एक फैमिली ऑफ सेट्स में लिया जाए तो आपको प्रूव करना है कि ये तुल्यता संबंध होगा। इट विल बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन जैसा कि आप जानते हैं 3 कंडीशन सेटिस्फाई करता है। एन इक्विवेलेंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए ये 3 कंडीशंस हमें प्रूव करनी पड़ेंगी कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य है, सिमेट्रिक है दैट मीन्स सममित है, और ट्रांसिटिव है दैट मीन्स संक्रामक है। ये 3 कंडीशंस आप प्रूव करेंगे तब आप कह सकते हैं कि दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अब हम बारी बारी से इन 3 कंडीशंस के प्रूफ के लिए प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रूफ देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का कि ये रिलेशन स्वतुल्य है। तो उसके लिए स्वतुल्य बताने के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिलेशन हमने फैमिली ऑफ सेट्स में कंसिडर कर रखा है। तो आप कोई सा भी सेट लें, ईच सेट शुड बी इक्विवेलेंट टू इटसेल्फ। दैट मीन्स हर सेट से खुद पर एक 1:1 ऑनटू फंक्शन डिफाइन किया जा सकता है। ये आप बताएंगे तो आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव या स्वतुल्य हो जाएगा। तो उसके लिए हमने कोई भी सेट ले लिया A, और ये जो फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं I,
ये फंक्शन हमने डिफाइन किया है फ्रॉम ए टू इटसेल्फ सच दैट आई एक्स इज इक्वल टू एक्स। फंक्शन आई सेट ए के हर एलिमेंट को खुद पर ही मैप कर रहा है। दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए। इस तरह के फंक्शंस आइडेंटिटी फंक्शंस कहलाते हैं, जो सेट के हर एलिमेंट को खुद पर ही मैप कर दें। अब ये ऑब्वियसली आप देख सकते हैं, क्योंकि इस सेट का हर एक एलिमेंट वापस खुद पर ही मैप हो रहा है, तो मैपिंग आपकी 1-1 होगी, हर एलिमेंट खुद पर ही मैप्ड है। एंड मैपिंग ऑन टू भी होगी, क्योंकि यहाँ डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज तीनों ही ए के बराबर हैं। इसलिए ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि I इज़ अ बाइजेक्शन या 1-1 ऑन टू मैप है। और ये जैसे ही बाइजेक्शन या एकाकी आच्छादक फलन हुआ, हम कह सकते हैं A इज़ इक्विवेलेंट या इक्विपोलेंट टू A। अब A इक्विवेलेंट टू A हो गया, इसलिए रिलेशन हो जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव, क्योंकि ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। अब हम अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं, दैट इज द सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। हमें प्रूव करना है रिलेशन सिमेट्रिक है या सममित है। तो उसके लिए A इज इक्विवेलेंट या इक्विपोलेंट टू B मानते हुए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि अगर A इज इक्विवेलेंट टू B देन B शुड बी इक्विवेलेंट टू A। तो यहाँ हमने मान लिया कि सपोज A इज इक्विवेलेंट या इक्विपोलेंट टू B। अब ये जैसे ही आपने माना, तो इक्विपोलेंसी की डेफिनेशन से एक 1-1 ऑन टू मैपिंग एग्जिस्ट करेगी F फ्रॉम A टू B। और फंक्शंस की प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि अगर F बाइजेक्शन है, F अगर एकाकी आच्छादक फलन है, तो F इनवर्स भी बाइजेक्शन ही होता है, एकाकी आच्छादक फलन होता है। तो F इनवर्स फ्रॉम B टू A विल ऑल्सो बी अ बाइजेक्शन। यहाँ हमने फंक्शंस की प्रॉपर्टी यूज़ की है। तो अब आपको 1-1 ऑन टू मैपिंग मिल गई है फ्रॉम B टू A। और जैसे ही दो सेट्स के बीच में 1-1 ऑन टू मैपिंग मिल जाए, तो ये इक्विवेलेंट हो जाते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि B इज़ इक्विपोलेंट या इक्विवेलेंट टू A। तो हमने माना था A इज़ इक्विवेलेंट टू B, और ये मानते हुए प्रूव कर दिया है कि B इज़ इक्विवेलेंट टू A। इसलिए अब हम कह सकते हैं कि रिलेशन इज़ सिमेट्रिक या ये आपका रिलेशन सममित है। अब हम अपनी लास्ट प्रॉपर्टी ट्रांसिटिव या संक्रामक प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी के लिए हमने मान लिया कि सपोज A इज़ इक्विवेलेंट टू B एंड B इज़ इक्विवेलेंट टू C। ये मानते हुए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि अगर रिलेशन ट्रांजिटिव है तो A शुड बी इक्विवेलेंट टू C। अब आप देखिए, क्योंकि हमने A इज़ इक्विवेलेंट टू B माना है, तो A से B पर 1-1 ऑन टू मैपिंग या बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगा, उसको हमने F ले लिया है। इसी तरह से B इज़ इक्विवेलेंट टू C है, इसलिए B से C पर भी एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगा, जिसको हम G से डिनोट कर रहे हैं। अब वंस अगेन हम फंक्शंस की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि कॉम्पोजिशन ऑफ टू बाइजेक्शंस इज़ अगेन अ बाइजेक्शन। इसलिए जब आप G कॉम्पोजिशन F लेंगे, तो ये आपका बाइजेक्शन हो जाएगा फ्रॉम A टू C। सो दिस इज़ ऑल्सो बाइजेक्शन। ये भी एक आच्छादक फलन है, क्योंकि कॉम्पोजिशन ऑफ टू बाइजेक्शंस इज़ अगेन अ बाइजेक्शन। अब ये A से C पर आपको 1-1 ऑन टू फंक्शन मिल गया, इसलिए A इज़ इक्विवेलेंट टू C हो गया, और हम कह सकते हैं कि रिलेशन इज़ ट्रांजिटिव। तो आप देखिए, रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हमने प्रूव कर दिया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन या तुल्यता संबंध है, क्योंकि ये स्वतुल्य, सममित एवं संक्रामक है। इक्विवेलेंस रिलेशंस की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि हर इक्विवेलेंस रिलेशन पार्टीशंस द सेट इनटू डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस। ये डिटेल में कैसे होता है, ये हम सेकंड यूनिट में डिस्कस करेंगे। तो अभी जस्ट हम मान के चल रहे हैं कि जो अपना रिलेशन था, रिलेशन ऑफ इक्विपोलेंसी, ये इक्विवेलेंस रिलेशन था,
और ये क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये अपने क्लास ऑफ सेट्स को डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस में पार्टीशन कर देगा। अब ये जो इक्विवेलेंस क्लासेस आपको मिलेंगी, ईच इक्विवेलेंस क्लास विल डिटरमिन अ यूनिक नंबर जिसको हम कार्डिनल नंबर कहते हैं। तो ये जो डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस आपको मिलेंगी इस इक्विवेलेंस रिलेशन के थ्रू, इनके साथ, इनमें से हर एक के साथ एक यूनिक नंबर एसोसिएटेड होता है जो कि कार्डिनल नंबर कहलाता है, और कार्डिनल नंबर को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए will be equal to cardinal number of set B if they belong to the same equivalence class। और ये same equivalence class में तब होंगे जब A will be equivalent to B, and A equivalent to B होने का मतलब है, जैसा हमने equivalence की definition में देखा था, एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा फ्रॉम A to B जो कि 1 on 2 होगा या बाइजेक्शन होगा, या हम कह सकते हैं A एंड B के बीच में 1 on 2 फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो अब आप देखिए, आप दो तरह से लिख सकते हैं कि अगर A इज इक्विपोलेंट टू B या A इज इक्विवेलेंट टू B, तो हमने डेफिनेशन में देखा था इन दोनों के बीच में एक बाइजेक्शन या 1 on 2 मैपिंग एग्जिस्ट करेगी, ये इक्विवेलेंट होंगे, एंड दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो दोनों ही सेट्स आपके सेम इक्विवेलेंस क्लास में होंगे, सेम इक्विवेलेंस क्लास में होंगे, तो इनके कार्डिनल नंबर्स A एंड B के बराबर होंगे। तो ये आपके कार्डिनल नंबर्स इक्वल होने की कंडीशन हो गई। अगर आपका सेट फाइनाइट सेट है, तो फॉर अ फाइनाइट सेट cardinal number of A will be equal to number of elements of the set। अब हम देखते हैं algebra of cardinal numbers। तो sum of cardinal numbers कैसे किया जाता है? If cardinal number of set P is equal to small p, cardinal number of set Q is equal to small q, where P intersection Q is phi, मतलब सेट्स P एंड Q में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ P यूनियन Q विल बी गिवन बाय सम ऑफ देयर कार्डिनल नंबर्स, दैट इज P प्लस Q। इसी तरीके से अगर कार्डिनल नंबर ऑफ सेट P इज स्मॉल p, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट Q इज स्मॉल q, तो कार्डिनल नंबर ऑफ देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट P cross Q, this is given by product of cardinal numbers P and Q। कार्डिनल नंबर की डेफिनेशन पे हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन बेस्ड है। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर रहे हैं डिन्यूमरेबल सेट, इसे प्राकृत गणनीय समुच्चय कहा जाता है। तो सेट को हम डिन्यूमरेबल कब कहेंगे, ये देखिए, अ सेट P will be called denumerable if P is equivalent to n। अगर P, ये n आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स या प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, अगर P इसके इक्विवेलेंट होता है तो P कहलाएगा डिन्यूमरेबल। और ये इक्विवेलेंट होने का मतलब आपको अभी बताया था, अगर दो सेट्स इक्विवेलेंट हैं तो इनके कार्डिनल नंबर्स बराबर होते हैं। तो इस केस में अगर सेट डिन्यूमरेबल है या प्राकृत गणनीय है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ P विल बी द सेम एज कार्डिनल नंबर ऑफ n, जहाँ n आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे काउंटेबल सेट या गणनीय समुच्चय। तो काउंटेबल आपका सेट तब कहलाएगा या तो वो फाइनाइट हो, परिमित हो, या डिन्यूमरेबल हो, प्राकृत गणनीय हो। तो दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो सेट काउंटेबल कहलाएगा। तो काउंटेबल सेट इज आइदर फाइनाइट और डिन्यूमरेबल। नेक्स्ट हम देखते हैं अनकाउंटेबल सेट या अगणनीय समुच्चय। तो जैसा नाम से ही क्लियर है
अगर सेट को हम अनकाउंटेबल कह रहे हैं तो नेचुरली ये फाइनाइट नहीं हो सकता है, क्योंकि फाइनाइट वाली कंडीशन हमने काउंटेबल में इंक्लूड कर ली है। तो इनफाइनाइट सेट P विल बी कॉल्ड अनकाउंटेबल इफ P इज नॉट इक्विवेलेंट टू N। तो ये सेट के अनकाउंटेबल या अगणनीय होने की कंडीशन है। अब हम कार्डिनल नंबर से रिलेटेड एक थ्योरम देखेंगे। तो अगर A एंड B फाइनाइट सेट्स हैं तो कार्डिनल नंबर ऑफ A माइनस B इज कार्डिनल नंबर ऑफ A माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। और थ्योरम के सेकंड पार्ट में दे रखा है कि अगर B इज अ सबसेट ऑफ A देन कार्डिनल नंबर ऑफ A माइनस B इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ A माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ B। तो अब आप देखिए, जैसा हम वेन डायग्राम से यहाँ देख सकते हैं, ये जो सेट A है इसको हम लिख सकते हैं A माइनस B यूनियन A इंटरसेक्शन B। वेन डायग्राम में आप देखिए A माइनस B जो आपका पोर्शन है, ये वाला पोर्शन होगा। A में से B के एलिमेंट्स हटाने पे जो आपको पोर्शन मिल रहा है, दिस इज द पोर्शन A माइनस B। एंड A इंटरसेक्शन B में A एंड B के कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, तो ये बीच वाला पोर्शन आपका A इंटरसेक्शन B है। इस पोर्शन का और इस पोर्शन का यूनियन ले लिया जाए तो आपको A मिल जाएगा। वही यहाँ लिखा है, A इज इक्वल टू A माइनस B यूनियन A इंटरसेक्शन B। अब जैसा कि आप वेन डायग्राम से देख सकते हैं, A माइनस B एंड A इंटरसेक्शन B ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो कार्डिनल नंबर्स का एल्जेब्रा ऑफ कार्डिनल नंबर्स डिस्कस करते समय जो हमने समीशन रूल देखा था, उसको अगर हम यूज़ कर लें तो क्योंकि ये दोनों सेट्स डिसजॉइंट हैं और इनके यूनियन से आपको A मिल रहा है, इसलिए कार्डिनल नंबर ऑफ A विल बी गिवन बाय sum of cardinal numbers of the two sets. So this is cardinal number of first set A minus B plus cardinal number of second part, that is A intersection B. अब क्योंकि थ्योरम में हमारी रिक्वायरमेंट कार्डिनल नंबर ऑफ A माइनस B हमें निकालना था, तो इसको हम एक तरफ ले गए एंड यू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये थ्योरम के फर्स्ट पार्ट का प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है B इज अ सबसेट ऑफ A। अब आप देखिए, अगर B इज अ सबसेट ऑफ A हो जाए तो पूरा का पूरा B A के अंदर होगा, और इस केस में जब आप A इंटरसेक्शन B लेंगे, दैट मीन्स उनके कॉमन एलिमेंट्स लेंगे, तो पूरा सेट B आपको मिल जाएगा, क्योंकि पूरा ही B A के अंदर कंटेन्ड है। अब A इंटरसेक्शन B अगर B के बराबर हो गया तो पिछले पार्ट में ये जो आपके पास कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B आ रहा था, इसको हम यहाँ A इंटरसेक्शन B को B से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इस केस में ये दोनों इक्वल हैं। तो पिछले रिजल्ट में यहाँ आप रिप्लेसमेंट कर दें तो आपका नेक्स्ट रिजल्ट आ जाएगा कि कार्डिनल नंबर ऑफ A माइनस B इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ A माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ B. So this ends our discussion on cardinal numbers. Thank you for watching.